बड़ा ही ऐतिहासिक कार्यक्रम रहा, क्योंकि लगभग 20 घंटे का सफ़र करके अमेरिका में कभी हम लोगों ने सपने में भी नहीं सुना। मेरे घर में भी संगीत था, मेरी माताजी स्वयं लोक गायिका थी, लेखिका थी। आज जो है मेरी स्थिति वो ए ग्रेड के मैं अनुमोदित आर्टिस्ट हूँ। जो अपने भाषा को कलंकित कर रहा है, जो अपनी भाषा को बेपर्दा कर रहा है, वो कभी कलाकार नहीं हो सकता, वो कभी काम करने वाला व्यक्ति एक साथ 10 काम कर सकता है। सर आपके थोड़ा सा हम लोग पीछे चलेंगे और उस वक्त की बात करेंगे जब आपको इंटरेस्ट हुआ इस फील्ड में। तो कैसे इस तरफ का इंटरेस्ट जागा आपका कि भोजपुरी में हमको काम करना चाहिए? शुरुआत कब से हुई? देखिए, संगीत में तो शुरुआत मेरी बचपन से थी। बचपन से हम लोग, क्योंकि मेरे घर में भी संगीत था। मेरी माताजी स्वयं लोक गायिका थी, लेखिका थी, श्रीमती मैनावती देवी श्रीवास्तव, जो कि उनका एक बड़ा नाम था भोजपुरी में, भोजपुरी गायकी में और लेखन में। तो वो चूँकि घर में संगीत का माहौल था, तो धीरे धीरे उसमें इंटरेस्ट हुआ और हमने अपना गाना शुरू किया। बच्चों के कार्यक्रम में आकाशवाणी से जुड़े हम बच्चों के कार्यक्रम जाते थे। उसके बाद फिर बड़े हुए, जैसे जैसे फिर हुआ युवावाणी का कार्यक्रम हुआ, उससे संबद्ध हुए। फिर ऑडिशन हमने पास किया, बी ग्रेड पास किया, फिर बिहाई अपग्रेड हुआ। फिर आज जो है मेरी स्थिति वो ए ग्रेड के मैं अनुमोदित आर्टिस्ट हूँ आकाशवाणी का। तो और भोजपुरी चूँकि शुरू से मेरा विषय था, जो भोजपुरी का, लेकिन इधर अभी करीब 17-18 से मैंने एक अभियान के तहत भोजपुरी को कि अपनी संस्कृति, अपनी लोक परंपरा संरक्षित हो, इसके लिए हमने एक बीड़ा उठाया कि अपने नए बच्चों को, नई पीढ़ियों को मैं सरकार के सहयोग से, उत्तर प्रदेश संस्कृति विभाग के सहयोग से उन बच्चों को एक वर्कशॉप के तहत मैं प्रशिक्षण देता हूँ। कभी होली फागुन के गीतों का कभी प्रशिक्षण हो गया, कभी कजरी, क्योंकि हमारे भोजपुरी संस्कृति में बहुत सी विधाएँ हैं और उसमें असंख्य गीत हैं। हर मौसम में, हर तीज त्योहारों पर, हर संस्कारों पर गीत हैं। तो उनका एक हमने बनाया कि कभी संस्कार गीतों का प्रशिक्षण हो गया, कभी कजरी पर हो गया, कभी होली पर हो गया, कभी देवी गीत पर हो गया, कभी देशभक्ति गीतों पर हो गया। तो वो करके लगभग मैं दर्जनों भी वर्कशॉप आयोजित कर चुका हूँ इधर 4-5 साल में, और उसमें सैकड़ों बच्चों को मैंने प्रशिक्षित किया है कि अपनी, और आज मैं देखता हूँ कि अपने फेसबुक पे या यूट्यूब पे वो बच्चे अपना अपना चैनल बना के, अपना पेज बना के वो उस पारंपरिक गीतों को गा रहे हैं। इससे मुझे खुशी मिलती है कि मैंने जो एक अभियान जो शुरू किया, उस अभियान में मुझे सफलता मिला। दूसरा, अश्लीलता के खिलाफ मेरा अभियान है कि जो मैं कभी अपने मंचों पर कभी मैं अश्लील गीत की प्रस्तुति न करता हूँ, न किसी को करने देता हूँ। और ऐसे गायकों से मैं अपनी पूरी दूरी बना कर रखता हूँ कि जो अपने भाषा को कलंकित कर रहा है, जो अपनी भाषा को बेपर्दा कर रहा है, वो कभी कलाकार नहीं हो सकता, वो कभी रचनाकार नहीं हो सकता। क्योंकि भोजपुरी हमारी माँ है, भाषा को माँ का दर्जा दिया गया है, और भाषा के साथ, माँ के साथ जब आप अश्लीलता कर रहे हो तो फिर आप कभी कला और संस्कृति कभी आपको माफ़ नहीं करेगी। तो एक अभियान के तहत मैं भी कर रहा हूँ कि अपने बच्चों को उस अश्लीलता से, क्योंकि गंदी चीज़ें जो होते हैं वो लोगों के दिमाग में ज़्यादा चढ़ता है। बिल्कुल। तो उसको मैंने एक मोड़ने का प्रयास किया और मुझे निरंतर सफलता भी मिल रही है। और मैं इसी कारण एक मेरी अलग पहचान भी लोगों में है कि मैं कभी ऊल जलूल गीत नहीं गाया, और मैं जो प्रशिक्षित भी कर रहा हूँ वो भी अपनी परंपरा को लेके कर रहा हूँ, अपनी संस्कृति को लेकर। बिल्कुल। आप सर, मुझे बताया गया, जब मैं आपसे बातचीत करने की तैयारी कर रहा था तो उस दौरान मुझे बताया गया कि आप रेलवे में कार्यरत थे। तो ये दोनों चीज़ों को एक साथ लेके चलना कैसे ये संभव हो पाया? देखिए, काम करने वाला व्यक्ति एक साथ 10 काम कर सकता है। उसकी अगर इच्छा शक्ति है और ईमानदारी, अपने कार्य के प्रति जिम्मेदारी है, कार्य के प्रति निष्ठा है, तो एक साथ 100 काम कर सकता है वो। अगर नहीं करने वाला व्यक्ति हो तो उसे तमाम सुविधाएं मिले, वो नहीं करेगा, वो बैठा रहेगा कि नहीं मैं कैसे करूँगा। लेकिन मेरा एक जुनून है काम करने का। मैं ऑफिस में भी था, मैं पिछले साल चीफ ऑफिस सुपरिटेंडेंट पद से रिटायर हुआ। अच्छा।
और मैं जब भी जितने दिन नौकरी किया वो हमेशा लगभग मैं जिम्मेदार पदों पर रहा। जी। जहाँ मेरी पब्लिक डीलिंग रही, जहाँ मेरे को पूछने वाले कि मैं हमें चूँकि काम मुझसे पड़ता, वो ऐसे पोस्ट पर मैं रहा। लेकिन उसके बावजूद भी मैं ऑफिस में भी मैं अपना पूरा समय दिया जी। और ऑफिस में भी मुझे हमेशा अच्छे काम के लिए अवार्ड मिलता रहा। और उसी के पलट में समाज में भी अपना एक उसी तरह वो बनाया। संस्कृति साहित्य में, संस्कृति में, समाज में भी मैं उसी निष्ठा और ईमानदारी से कार्य करता रहा, जिसका परिणाम हुआ कि रिटायरमेंट के बाद भी मुझे कभी महसूस नहीं हुआ कि मैं कभी नौकरी करता था। और मेरा दिनचर्या सुबह काम से शुरू होता है और आज भी 10 से 11 बजे मेरे काम से समाप्त होता है। नहीं, बहुत सारे लोग देख के हम जैसे लोग आपसे प्रेरित भी होते हैं सर, कि नॉर्मली देखा जाता है सोसाइटी में कि किसी भी नौकरी से रिटायरमेंट के बाद लोग घर पे आराम करने को ही अपना भविष्य समझते हैं। ऐसी स्थिति में आपका कभी कभी लाइव सुबह 6 बजे हो जाता है, आपके कोई वीडियोस आ जाते हैं, फिर रात तक वो क्रम चलता रहता है। तो कभी ऐसा नहीं महसूस होता है कि अब आराम करना चाहिए? नहीं, आराम के लिए रात बना हुआ है, सोने के लिए रात बना हुआ है। ये तो प्रकृति का है कि आप दिन भर काम करिए, रात में आराम करिए। मैं वो भी करता हूँ। मैं 11 बजे मेरी कोशिश होती है कि अगर कहीं कोई कार्यक्रम है तो मैं 11 बजे मैं मोबाइल ऑफ करता हूँ, मैं सो जाता हूँ। और आज दिनचर्या कि मैं 5 बजे सुबह उठता हूँ। अगर 12 बजे रात में भी सोऊँ, मैं 5 बजे उठता हूँ। सुबह 3 किलोमीटर मैं अपना मॉर्निंग वॉक करता हूँ। ये मेरी दिनचर्या है। उसके बाद से फिर आके अपना दिनचर्या निकालता। सर, किसी भी भाषा को अगर रोजगार से जोड़ा जाए तो मुझे ऐसा लगता है कि उस भाषा का भी विकास होता है और जो लोग उस भाषा को सीखते हैं वो भी इंटरेस्ट के साथ सीखते हैं कि हमारा भविष्य यहाँ होगा, इससे हमारी जीविका चलेगी। तो भोजपुरी किस प्रकार रोजगार से जुड़ रही है या रोजगार से जोड़ा जा रहा है, इसके लिए क्या मुहिम है? देखिए, रोजगार का आम जनमानस में मतलब यही होता है जी कि सरकार द्वारा रोजगार हो। जी। और एक सही बात है कि आजकल के लोग अगर अपने बच्चों को सिखाना है तो उसको फ्रेंच सिखाएंगे, उसको जापानीज सिखाएंगे तो उसको रोजगार मिलेगा। जी। लेकिन भोजपुरी में भी देखिए, अभी आप कई कॉलेजों में जहाँ भोजपुरी को मान्यता मिली हुई है जी। वहाँ या जिस भाषा को मान्यता मिली हुई है उस भाषा की पढ़ाई होती है। उस यूनिवर्सिटियों में किताबें चलती हैं। और यहाँ भी बिहार में भी बिहार की कई यूनिवर्सिटियाँ जिसमें भोजपुरी पढ़ाई जाती है। तो धीरे धीरे वो आ रहा है कि अभी हम लोग इसकी भी लड़ाई लड़ रहे हैं कि भोजपुरी को भाषा की दर्जा मिल जाए। तो जब भोजपुरी की जो भाषा की दर्जा मिल जाएगी तो ये और आसान हो जाएगा। और हम रोजगार उसको भी कर सकते हैं कि हम हर साल देखिए कार्यक्रम अपने भाई जो हमारा संस्था उसके बैनर पर के बनी माटी के लाल हम करते हैं। उस कंपटीशन में जो जीतता है उसको हम लोग 25,000 रुपये नगद देते हैं। अच्छा। और वो 25,000 जो विजेता पाता है उसके बाद से वो हाईलाइट होता है, उसको लोग जानते हैं। और जानने के बाद फिर उसके कार्यक्रम शुरू हो जाते हैं, तमाम जगह से उसको बुलाया जाता है। तो उसको भी एक वो रोजगार हुआ। जी, वो भी रोजगार हुआ। मुझे तो लगता है कि कलाकार जो स्थापित कलाकार हो चुका है उससे बड़ा रोजगार किसी का नहीं है। बिल्कुल सही बात। वो 4 घंटे के लिए लाखों लाख रुपए ले रहा है। बिल्कुल। तो रोजगार ऐसे भी जुड़ रहा है। जो बच्चे सीख रहे हैं और उसको एक अगर रोजगार का माध्यम बनाना चाहें तो साधना करें, उसमें समय दें। और चूंकि आजकल होता क्या है कि हर आदमी तुरंत रिजल्ट चाहता है। बिल्कुल। वो चाहता है कि एक गाना हमसे सीखा तो फिर कल दूसरे ही दिन जाके वो यूट्यूब पर वो अपना गाना डाल देगा, भले उसको सुर में नहीं है, लय में नहीं है। दूसरी बात कि आजकल यूट्यूब वगैरह भी तमाम लोगों को ख़राब भी कर रहा है इस वजह से कि वो आजकल लाइक बिक रहे हैं। जी बिल्कुल। सब्सक्राइब बिक रहे हैं। आप कहेंगे था पैसा दीजिए मैं आपको इतने लाइक बढ़ा देता हूँ। तो उस तरह करके वो जाना तो चाहते हैं लेकिन अगर आप में कुव्वत नहीं है तो बैसाखी के भरोसे आप कितना चलेंगे। सबसे बड़े कि रोज़गार से हम लोग जोड़ने की कोशिश कर रहे हैं कि भोजपुरी, और हो भी रहा है, भोजपुरी में तमाम बच्चे अपना भविष्य तलाश रहे हैं और कार्यक्रमों के जरिए रोज़गार प्राप्त कर रहे हैं।